हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। मैं आपको मध्यकालीन भारत की सीरीज करा रहा हूं और मैं आज इसका पार्ट 15 लेकर हाजिर हूं। इससे पहले मैं इसके पार्ट 1 से लेके 14 तक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं ये जो मध्यकालीन भारत की सीरीज करा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट से पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपको इनको पढ़ने के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जीडी कांस्टेबल हो या फिर केबीएस हो, सीटेट हो, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीपीएससी, आरओ एआरओ, कोई भी हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने भाग 14 में बता दिया था कि शाहजहाँ के समय क्या क्या विद्रोह हुए थे, और उसमें हमने आपको बता दिया था कि बुंदेलखंड का विद्रोह हुआ था, जिसमें वो उस समय बुंदेलखंड का शासक था जुझार सिंह। लेकिन 1629 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन 1635 में मुगलों के मित्र राज गोंडवाना पर उसने आक्रमण कर दिया। फिर इस विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहाँ ने अपने पुत्र औरंगजेब को भेजा और इस प्रकार उसने बुंदेलखंड की पर विजय प्राप्त कर ली थी। दूसरा मैंने ये भी बताया था उसमें खान जहां लोधी का विद्रोह, जिसका टाइम पीरियड था 1628 से लेकर 1631 ईस्वी तक। दक्षिण के सूबेदार एक थे जिनका नाम था खान जहां लोधी। क्या नाम था उनका? खान जहां लोधी ने 1628 में विद्रोह कर दिया था। तब 1631 में 1631 में बांदा जिले में खान जहां की हत्या माधव सिंह के द्वारा कर दी गई थी और उसका सर काट करके शाहजहां के पास भेज दिया गया था। यहाँ तक मैंने आपको भाग 13 तक पढ़ा दिया था। अब उससे आगे समझते हैं। अन्य तथ्य देखिए, 1333 से लेके 1337 ईस्वी में शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा प्रारंभ की थी। किसकी प्रथा प्रारंभ की थी उसने? चहार तस्लीम की प्रथा उसने प्रारंभ की थी। इसको आप नोट रखिएगा। पूछा जा सकता है कि किस मुगल बादशाह ने चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की थी? तो किसने की थी? शाहजहां ने। किसने की थी? शाहजहां ने। ठीक है ना। पगड़ी में सम्राट के चित्र लगाने की मनाही कर दी थी उसने। पगड़ी में सम्राट के चित्र लगाने की उसने मनाही करती थी। इलाही सम्मत के स्थान पर इसने हिजरी सम्मत लागू किया था। अब देखेंगे जहां आरा बेगम के बारे में। क्या थी ये जहां आरा बेगम? देखिए, जहां आरा बेगम यह शाहजहां की सबसे बड़ी संतान थी। जो जहां आरा बेगम थी वे शाहजहां की सबसे बड़ी संतान थी, जो अपने पिता के साथ जेल में स्वेच्छापूर्वक उनकी मृत्यु तक उनके साथ रही। जब उनके पिता को जेल में डाल दिया तो वे अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा पूर्वक, अपनी स्वेच्छा से मृत्यु तक अपने पिताजी के साथ रहीं। कौन नहीं? जहां आरा बेगम। उत्तराधिकार के युद्ध में यह दारा शिकोह के समर्थक थी। जब उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था तो जो जहां आरा बेगम थी वो दारा शिकोह, अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह के समर्थन में थी। शाहजहां की मृत्यु के बाद ये औरंगजेब के अनुरोध पर दिल्ली गई, जहां उसे सही बात उज जमानी यानी कि राज की सबसे प्रतिष्ठित महिला की उपाधि दी थी औरंगजेब ने जहां आरा बेगम को। जहां आरा बेगम एक कवयित्री भी थी जो मखमी उपनाम से कविता लिखा करती थी। किस नाम से कविता लिखती थी? मखमी उपनाम से ये कविता लिखा करती थी। जहां आरा बेगम की जो कब्र है वो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की कब्र के बगल में खुले में स्थित है। जहां आरा की कब्र पर एक लेख खुदा है जिसमें लिखा है, सिवाय हरी घास के मेरे कब्र को किसी भी चीज़ से ना ढका जाए, क्योंकि केवल घास ही इस दीन की कब्र ढकने के लिए काफ़ी है। ये जहां आरा बेगम की कब्र में लिखा हुआ है, जो कि
कहाँ पर है, जो कि कहाँ पर है, निजामुद्दीन औलिया के बगल में स्थित है। ठीक है ना। शाहजहाँ के समय सिख गुरु थे हरगोविंद, जिन्होंने मुगलों को कई बार हराया था, लेकिन बार बार के संघर्ष से तंग आकर गुरु हरगोविंद कश्मीर के कीरतपुर में चले गए थे। अब समझते हैं शाहजहाँ की मृत्यु। शाहजहाँ ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले के शाह बुर्ज में एक बंदी की भांति व्यतीत किए थे, क्योंकि उत्तराधिकार के युद्ध में तो इनके पुत्रों ने जेल में डाल दिया था और ये 8 साल तक जेल में रहे। इनकी पुत्री जहांआरा उनकी अंत तक सेवा करती रहीं। 1666 ईस्वी में अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद करते हुए और ताजमहल को निहारते हुए 74 वर्ष की आयु में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। शाहजहाँ को ताजमहल में उसकी प्रिय पत्नी की कब्र के निकट साधारण नौकरों के द्वारा दफनाया गया था। अब दारा सिकोई के बारे में पढ़ते हैं, जो कि शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था। दारा सिकोई उपाधि क्या थी इसकी, शाह बुलंद इकबाल। दारा सिकोई की जो उपाधि थी वो थी शाह बुलंद इकबाल। दारा सिकोई शाहजहाँ के पुत्रों में सबसे बड़ा और उसका सबसे बड़ा प्रिय पुत्र था। दारा जो था वो सूफी परंपरा के कादरी संप्रदाय के संत मुल्ला शाह का शिष्य था, यानी कि जो दारा सिकोई था वो कादरी संप्रदाय को फॉलो करता था। दारा की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण लेनू पुल ने उसे लघु अकबर यानी छोटा अकबर भी कहा है। किसको, दारा सिकोई को। इस पॉइंट को आप याद रखिए कि दारा सिकोई को लघु अकबर भी कहा गया है। ठीक है। औरंगजेब दारा सिकोई को रईस उल मुलाहिद यानी उपधर्मी शहजादा कहता था, क्योंकि औरंगजेब और दारा सिकोई के बीच तो लड़ाई होती थी, इसलिए उसने क्या कहता था, रईस उल मुलहिदा यानी कि उपधर्मी शहजादा। दारा ने एक बहुत अच्छा लेखक भी था, इसने बहुत अच्छी रचनाएं भी की हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले उसने की थी नज्म उल बहरीन, जिसमें 2 महासागरों का मिलन है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के बारे में ये बताती हैं। दारा सिकोई की दूसरी पुस्तक थी जिसका नाम था सिर ए अकबर, जो कि 52 उपनिषदों का एक फारसी में अनुवाद था। नेक्स्ट पुस्तक थी जिसका नाम था सकीनत उल औलिया, जिसमें कादरी परंपरा की सूफियों की जीवनी है, क्योंकि दारा सिकोई जो कि कादरी सिलसिला को अपनाता था। सफीनत उल औलिया विभिन्न सूफी संप्रदायों के संतों की ये जीवनी थी। औरंगजेब से उत्तराधिकार के युद्ध में हारने के बाद 30 अगस्त 1659 को दारा की हत्या कर दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। अब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब जन्म कब हुआ इनका, 3 नवंबर 1618 को 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म स्थान कहाँ हुआ इनका, दोहद जो कि उज्जैन के निकट में है, और इस समय उज्जैन कहाँ पर है, एमपी में। औरंगजेब का पूरा नाम था मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज महल, क्योंकि वो शाहजहाँ के पुत्र उनकी पत्नी थी। पिता का नाम क्या था, शाहजहाँ। औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण की थी, बहादुर, शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है कि औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा गया है। इसके बाद शाही दरवेश और आलमगीर भी इसकी उपाधि थी। विवाह इसने किसने किया, दिलरास बानो बेगम, जिसका नाम था रबिया बीवी, जो कि फारस राजघराने की राजकुमारी थी। राज्याभिषेक कब हुआ, यह पहला मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब मुगल काल का एक ऐसा शासक जिसका 2 टाइम्स राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ, पहला हुआ 21 जुलाई 1658 में
सामूमगढ़ की विजय के उपरांत अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की थी उस समय। दूसरा उसने कब किया? 15 जून 1659 को देवराय की विजय के उपरांत औपचारिक रूप से, क्योंकि देवराय की विजय में उसने सभी भाइयों को हरा दिया था और वो उसके बाद उसने दोबारा राज्याभिषेक किया। औरंगजेब के द्वारा किए गए कार्य क्या क्या हैं? औरंगजेब ने राहदारी, पानदारी एवं आब बाबो करों को भी समाप्त कर दिया था, हटा दिए थे। औरंगजेब कुरान की नकलें तैयार करता था तथा टोपियां सिलता था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला है औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी? औरंगजेब ने सिजदे पर रोक लगा दी तथा सिक्के पर कलमा गोदने की भी मनाही करती थी। औरंगजेब ने नौराज के त्योहार एवं दरबार से संगीत बंद करवा दिया, परंतु वह बाद संगीत एवं नौबत यानी शाही बैंड को जारी उसने रखा। औरंगजेब वीणा का बहुत अच्छा वादक था, बहुत अच्छा वीणा बजा लेता था। औरंगजेब ने झरोका दर्शन, तुलादान, जोशियों से जंतरी बनवाना भी समाप्त कर दिया था। होली एवं मुहर्रम सार्वजनिक रूप से मनाने पर उसने रोक लगा दी थी। दरबारियों के रेशमी वस्त्र पहनने पर भी औरंगजेब के टाइम पर रोक थी। नोट पॉइंट यह है कि उपरोक्त कदमों से औरंगजेब का कट्टरतावादी मिजाज देखने होने का आभास होता है, परंतु इनमें से कुछ कदम मितव्ययिता लाने के लिए थे कि ताकि कम से कम खर्चा हो, क्योंकि रायदारी, पानदारी एवं आव वावो आदि कर समाप्त करने के कारण सरकारी खजाने पर विपरीत प्रभाव पड़ रहे थे तथा कुछ कदम धार्मिक उत्थान एवं नैतिकता में वृद्धि तथा अंधविश्वास को कम करने के लिए भी उठाए गए थे। औरंगजेब ने गुजरात में कई मंदिरों को नष्ट करवाया, जिसमें उसने सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। औरंगजेब ने बनारस के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर और जहांगीर काल में वीर बुंदेला द्वारा बनवाया मथुरा के केशव राय मंदिर जैसे कई मंदिरों को नष्ट करवाया तथा मस्जिदों का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने हिंदुओं पर तीर्थ कर लगाया। औरंगजेब ने जजिया कर समाप्त कर दिया। इससे स्त्रियों, मानसिक ऋण व्यक्तियों, सरकारी नौकरों तथा मुफलिस यानी संपत्ति विहीन लोगों को छूट प्रदान की। जजिया आयकर नहीं बल्कि संपत्ति कर था। जजिया कर वसूलने के लिए उसने अमीन भी नियुक्त किए थे। अंत में 1712 ईस्वी में 1715 ईस्वी में असद खां एवं जुल्फर अली खां के कहने पर उसने इसको समाप्त कर दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर। अगला है मुहितसिब। क्या होता है समझते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में सभी सूबों में मुहितसिब नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। एक अधिकारी होता था मुहितसिब। इनका कार्य यह सुनिश्चित कराना था कि लोग शरीयत के अनुसार जीवन जिएं, सार्वजनिक स्थानों पर शराब और भांग जैसे मादक द्रव्यों का सेवन न करें, वेश्यालयों, जुआघरों में नियमों का पालन करवाना तथा माप तौल के पैमानों की जांच करना तथा उनके कार्यों में शामिल था। मुहितसिब एक क्या होता था? अधिकारी हुआ करता था औरंगजेब के टाइम में, जिसका मेनली वर्क क्या था कि लोग शरीयत के अनुसार जीवन जिए, सार्वजनिक स्थानों पर शराब और भांग जैसे मादक पदार्थ का सेवन ना करें, वेश्यालयों, जुआघरों में नियमों का पालन करवाना तथा माप तौल के पैमानों की जांच करना भी इनके कार्यों में शामिल था। औरंगजेब के समय क्या क्या कहाँ विद्रोह हुए, कब कब हुए, उनके बारे में हम समझते हैं कि औरंगजेब के टाइम के पीरियड में क्या क्या विद्रोह हुए और कब हुए और कहाँ पर हुए। सबसे पहला था जाट विद्रोह, जो कि 1669 ईस्वी में हुआ था। यह आगरा एवं दिल्ली के आसपास के किसानों, काश्तकारों व जमींदारों ने शुरू किया था। यानी दिल्ली और आगरा के पास के जो किसान थे, काश्तकार थे, उन्होंने ये जाट विद्रोह शुरू किया था और इसका जो लीडरशिप कर रहे थे वो जमींदार
लोग कर रहे थे। सर्वप्रथम सबसे पहले गोकुला नाम के एक हिंदू जमींदार के लीडरशिप में नेतृत्व में बाद में राजा राम ने पुनः विद्रोह किया, छापामार हमला एवं लूटपाट भी की। राजा राम ने सिकंदरा में, जो कि अकबर के पास आगरा के पास है, जिसमें अकबर की कब्र से उसकी अस्थियां निकाल ले गया एवं उसने उसको जला दी थी राजा राम ने। राजा राम के बाद चूड़ामन जाट ने जाटों का नेतृत्व किया। चूड़ामन जाट ने ही भरतपुर नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। औरंगजेब के समय जाटों ने विद्रोह किया था, जिसमें चूड़ामन जाट ने भरतपुर नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। अगला जो विद्रोह हुआ औरंगजेब के समय पे वो था सतनामी या मुंडियों का विद्रोह। औरंगजेब के टाइम के पीरियड में जो अगला जो विद्रोह हुआ उसका नाम था सतनामी या फिर मुंडियों का विद्रोह, जो कि 1672 ईस्वी में हुआ था। यह नारनौल और मेवात नामक स्थान पर सतनामी संप्रदाय वालों ने शुरू किया था। सतनामी वे लोग थे जो बैरागी थे और शुद्ध अद्वैतवाद में विश्वास करते थे, उनको सतनामी कहा जाता था। विद्रोह की शुरुआत एक मुगल सैनिक एवं एक सतनामी के परस्पर झगड़े से शुरू हुई। इस विद्रोह में यह अफवाह फैल गई कि सतनामी जादू टोना जानते हैं और उनके शरीर पर गोलियों का असर नहीं होता। बाद में औरंगजेब से युद्ध के बाद सतनामियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। औरंगजेब के समय अगला जो विद्रोह हुआ वो था अफगान का विद्रोह, जो कि हुआ था 1667 ईस्वी में। अफगान में यूसुफ जई कबीले के सरदार भागू ने स्वयं को राजा घोषित कर लिया और इस प्रकार अफगान में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का एकमात्र उद्देश्य था कि अफगान को एक पृथक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना, परंतु औरंगजेब के अमीर खां के नेतृत्व में यह विद्रोह दबा दिया गया। बाद में अकमल खां के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हुआ, जिसे स्वयं औरंगजेब ने जाकर अफगान में इसे शांत करवाया। इसके बाद औरंगजेब के टाइम में अगला जो विद्रोह हुआ वो था सिख विद्रोह। यह औरंगजेब के काल का एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ था। एकमात्र ऐसा विद्रोह जिसका रीजन धार्मिक था। औरंगजेब के विरुद्ध प्रत्यक्ष सिख विद्रोह औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिए जाने के बाद हुआ था, क्योंकि औरंगजेब ने सिखों के गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड की सजा दी थी। इसके अलावा अन्य भी विद्रोह हुए औरंगजेब में, जैसे बुंदेला विद्रोह हुआ। ये ओरछा के शासक चंपत राय के नेतृत्व में हुआ, फिर बाद में छत्रसाल से जुड़ा। दूसरा शहजादा अकबर का विद्रोह हुआ। मेवाड़ और मारवाड़ से सहायता का आश्वासन पाकर अकबर ने विद्रोह किया और पराजित होकर फारस भाग गया। राजपूतों से संघर्ष औरंगजेब के कब कब हुए? सबसे पहले राजस्थान में मारवाड़ से। औरंगजेब के समय मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह था, जिसकी मृत्यु 1678 ईस्वी में हो गई थी। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह को जहरीली पोशाक पहनाकर पहले ही मार दिया था और जसवंत सिंह के 2 अन्य पुत्र अफगानों से युद्ध करते मारे गए थे। इस तरह मारवाड़ पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था, परंतु मारवाड़ का सूर्य अस्त नहीं हुआ। अफगानिस्तान से वापस आते हुए लाहौर में राजा जसवंत सिंह की रानी ने राजकुमार अजीत सिंह को जन्म दिया। इसी अजीत सिंह का संरक्षक राजा जसवंत सिंह का सेनापति दुर्गादास था, जिसके संरक्षण में एक बार पुनः मारवाड़ मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ और जो लगभग 30 वर्षों तक चला। औरंगजेब ने एक ग्वाले के पुत्र को अजीत सिंह घोषित किया और उसे इस्लाम धर्म ग्रहण करवाकर उसका नाम मोहम्मद राज रखा और असली अजीत सिंह को नकली बताया, लेकिन मारवाड़ पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वीर दुर्गादास, जो कि उसका संरक्षक था अजीत सिंह ने, वीर दुर्गादास ने
जीवन भर मुगलों से संघर्ष जारी रखा। राजपूत उसकी बहादुरी को याद करते कहते हैं कि हे मापूत, ऐसा जन जैसा दुर्गा दास। कर्नल टॉड ने दुर्गादास को राठौरों का यूलिसेस यानी यूनान का जिसे महान देवता को यूलिसेस कहते हैं कहकर संबोधित किया। कर्नल टॉड ने दुर्गादास को राठौरों का यूलिसेस कहा है। राजस्थान में अगला विद्रोह जो हुआ वो मेवाड़ था। औरंगजेब के समय मेवाड़ का राजा राज सिंह था। 1680 में राज सिंह की पराजय हुई, लेकिन राज सिंह काफ़ी लंबे समय तक मेवाड़ के लिए औरंगजेब से संघर्ष करते रहे। इसके बाद औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर ध्यान दिया। 1682 ईस्वी में औरंगजेब अपने विद्रोही पुत्र का पीछा करते हुए दक्षिण भारत पहुंचा। इसके बाद उसको दोबारा उत्तर भारत आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और दक्षिण भारत ही औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। इसके बाद वो फिर उत्तर भारत आ ही नहीं पाया। 1682 बीजापुर में सबसे पहले तो औरंगजेब के समय बीजापुर का राजा अली आदिल शाह द्वितीय था। इसके समय में राजा जय सिंह ने बीजापुर पर आक्रमण किया, लेकिन सफलता न मिलती देख जय सिंह लौट गया आया और मार्ग में बुरहानपुर में राजा जय सिंह की मृत्यु हुई। बाद में औरंगजेब और उसके पुत्र शहजादा आजम ने स्वयं आक्रमण किया और 1686 ईस्वी में बीजापुर के शासक सिकंदर शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार औरंगजेब ने बीजापुर को भी जीत लिया। इसके बाद दक्षिण भारत पर अगला शासन था गोलकुंडा। औरंगजेब के समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। उसने सत्ता की शक्ति अपने 2 ब्राह्मण मंत्री मंदना और अकना को दे रखी थी। जिस प्रकार अकबर ने असीरगढ़ की विजय द्वारपाल को रिश्वत देकर हासिल की थी, उसी तरह औरंगजेब ने गोलकुंडा की विजय अब्दुल गनी को रिश्वत देकर हासिल की। रिश्वत पाकर अब्दुल गनी ने गोलकुंडा के किले का दरवाजा खोल दिया था। 1627 में औरंगजेब ने गोलकुंडा की विजय की और अबुल हसन कुतुब शाह को बंदी बना लिया और इस प्रकार गोलकुंडा एक स्वतंत्र कुतुब शाही राज्य का अंत हो गया। जो कि गोलकुंडा में पहले जो कुतुब शाही बनता उसका अंत हो गया। गोलकुंडा भी औरंगजेब के अधीन आ गया। इसके बाद औरंगजेब ने पूर्वोत्तर राज्य में भी राज्य के पर आक्रमण किया और वो था असम। असम की विजय औरंगजेब के सूबेदार ने की, जिसका नाम था मीर जुमला द्वारा। 1662 ईस्वी में उसने असम पर की। औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च सन 1707 में दौलताबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसे दौलताबाद से 4 मील दूर शेख जैम उल हक की मजार के निकट दफना दिया गया। तो इस प्रकार से औरंगजेब का जो शासन था वो खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद जो राजा हुए वो बहुत इतने शक्तिशाली नहीं हो पाए। इसके बाद देखते हैं मुगल कालीय प्रशासन। मुगल कालों का कैसा प्रशासन था इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी जो नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी। मुगल प्रशासन में जो व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत थी, बट वो सैन्य शक्ति पर आधारित थी जिसमें नियंत्रण और संतुलन के आधार पर चलती थी। केंद्रीय प्रशासन कैसा था उनका? केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो मुगल बादशाह राज्य का प्रधान हुआ था। इसके बाद शासक वर्ग थे जिसमें कई अमीर शामिल थे जो मुख्य होते थे। इसके बाद केंद्रीय प्रशासन में मंत्री पद प्रमुख थे। अकबर के शासनकाल में 4 मंत्री पद थे: वजीर जिसे वकील भी कहते हैं, दीवान, मीर बख्शी और सद्र। वजीर जो कि वकील होता था, यह साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। इसे सैनिक एवं असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार दिए गए थे कि सैनिक मामले और असैनिक दोनों मामलों में अपने अधिकार इनको प्राप्त थे। अगला जो मंत्री पद था वो था दीवान। ये अकबर ने बाजीर के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए इस पद की स्थापना की थी कि बाजीर जो है ना वो एकाधिकार उससे ना मिल पाए, इसलिए दीवान पद की स्थापना की थी। जो कि क्या करता था,
यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। फाइनेंस एंड रेवेन्यू का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सम्राट की अनुपस्थिति में यह शासन के साधारण कार्यों को भी देखा करता था दीवान। मुगल काल में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवानी पद पे काम किया। असद खान ने सर्वाधिक 31 ईयर्स तक दीवानी पद पर काम किया। दीवान की सहायता के लिए भी अधिकारी हुआ करते थे और ये 4 अधिकारी हुआ करते थे। दीवान एक खालिसा, दीवान तन, मुस्तौफी और मुसारिफ। तो सबके बारे में समझते हैं। दीवाने जो खालिसा था वो शाही भूमि की देखभाल करने वाला अधिकारी हुआ करता था। दूसरा है दीवाने तन। दीवाने तन जो था वो वेतन एवं जागीरों को देखभाल करने वाला अधिकारी था। अगला है मुस्तौफी, जिसको हम लेखा परीक्षक कहते हैं। ये आय व्यय का निरीक्षक रखता था, कितनी इनकम हो रही है और कितना खर्च हो रहा है, वो सब मुस्तौफी का काम था। नेक्स्ट था मुसारिफ, जो कि लेखा अधिकारी होता था। वह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा पूरा रखता था और ये उसका निरीक्षक था, इंस्ट्रक्टर था। इसके बाद नेक्स्ट अधिकारी था जिसका नाम था मीर बख्शी। ये सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था, मतलब ये आर्मी डिपार्टमेंट का था। इसका काम क्या था? इसका जो काम था मीर बख्शी का मुगल शासन में, वो सैनिकों की भर्ती कराना, सैनिकों का हुलिया रखना, उनके लिए रसद खान पान की पूरा प्रबंध रखना, सेना में अनुशासन होना चाहिए, सैनिकों के लिए हथियार प्रदान करना, हाथी घोड़े आदि का प्रबंधन एवं शाही महल की सुरक्षा भी इसी के हाथों में हुआ करती थी मीर बख्शी की। मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना भी इसका ही काम हुआ करता था, मीर बख्शी का। मुगल काल में जो अगला अधिकारी होता था उसको कहते थे सद्र ए कुल या सद्र उस सदूर। ये इसका काम क्या था? ये धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार था, एडवाइजर ऑफ रिलीजियस मैटर। इसे शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। किसको क्या कहा जाता है? इसको शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। इसको शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। ये मुगल काल में सर्वप्रथम सद्र शेख गदई था। इसके बाद नेक्स्ट थे मीर ए सामा। मीर ए सामा जो थे वो अकबर ने इस पद की स्थापना की, जो कि घरेलू मामलों का प्रधान होता था। यह सम्राट के परिवार, महल और उसकी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करता था। इसके पास साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले कारखानों का भी प्रबंध का ये स्वतंत्र भार होता था मीर ए सामा के पास। अगला जो अधिकारी था वो उसका नाम था मुहसिब। यह इसका काम क्या था? प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए इस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। औरंगजेब के टाइम में इसने मंदिर तोड़ने का कार्य भी मुहसिब को ही दिया गया था। यह पद केंद्र के साथ साथ प्रांतीय प्रशासन में भी होता था। ये जितने हम सारे पद कह रहे हैं ये सेंट्रल यानी कि केंद्रीकृत व्यवस्था के अधिकारी हुआ करते थे। अब हम प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे, जैसे अपने यहाँ स्टेट होता है। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो प्रांतीय प्रशासन के निम्नलिखित सोपान थे। क्या? सबसे पहले हुआ करता था सूबा। जैसे अपने यहाँ स्टेट प्रदेश में है, देश है, फिर प्रदेश, उसी तरीके से पहले हुआ करता था सूबा। सूबा जो है ना वो मुगल साम्राज्य ने सूबों में बांट रखा था अपने पूरे राज्य को, और इसका प्रमुख और सर्वोच्च अधिकारी जो था उसको बोलते थे सिपाही सलार या सूबेदार। सूबा जो था वो जिलों में विभाजित है। सूबा को मतलब हम प्रदेश समझ सकते हैं या राज्य समझ सकते हैं। अब उसके बाद वो सूबों को फिर किस में बांटा गया? उन्होंने जिले में, जैसी आजकल बेटे उन्हें सरकार या जिले भी कहते थे। और इसका सर्वोच्च अधिकारी फौजदार सरकारी परगनों में विभाजित हुआ करता था, जैसे वर्तमान में जिला अधिकारी है, उसी तरीके से मुगल काल में कौन हुआ करते थे? फौजदार, है ना।
इसके बाद आइए परगना या महाल, जैसे कि हम इसकी तुलना तहसील से समझ सकते हैं। परगना या महल सर्वोच्च का जो उसका अधिकारी था उसको बोलते थे सिकदार। क्या बोलते थे उसको? सिकदार। परगना या महल का जो सर्वोच्च अधिकारी था उसको सिकदार बोलते थे। जो परगना होता था वो कई गांवों से मिलकर बनाया जाता था। इसके बाद हुआ करता था गांव या ग्राम, और जिसका सर्वोच्च अधिकारी था मुकद्दम चौधरी या खुद। क्या बोलते थे इसको? मुकद्दम चौधरी या खुद। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि सबसे पहले हुआ करता था गांव, विलेज, फिर गांव से मिलकर बनता था परगना, फिर परगने से मिलकर बनता था सरकार या प्रांत, सरकार या प्रांत, फिर उससे मिलकर बनता था सूबा, जैसा आजकल भी है। बिल्कुल उसी तरीके की व्यवस्था हुआ करती थी। सूबे यानी प्रांत, और इसका सूबे का सबसे बड़ा अधिकारी सूबेदार, जैसे इस समय मुख्यमंत्री। अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। अंतिम समय में दक्षिण भारत के बरार, खानदेश एवं अहमदनगर को जीतकर सूबे में शामिल कर दिया, और उस समय अकबर के समय सूबों की संख्या 15 हो गई थी। शाहजहां ने कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा के स्वतंत्र सूबा बना दिया, अतः शाहजहां काल में सूबों की संख्या 18 हो गई थी। अकबर के समय 15 हो गई थी, शाहजहां के समय 18 हो गई थी। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा को भी जीत लिया था, इसलिए औरंगजेब के समय सूबों की संख्या, प्रांतों की संख्या 20 हो गई थी। अकबर के समय 15 थी, शाहजहां के समय 18 थी, और औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। अब देखते हैं सूबे के अधिकारी कौन कौन हुआ करते थे। जैसे कि राज्य के अधिकारी इस समय पहला सबसे बड़ा था सिपाही सालार या सूबेदार, या फिर हम कह सकते हैं गवर्नर। ये एक ही पद के नाम है, चाहे सिपाही सालार बोल दो, चाहे सूबेदार बोल दो, चाहे गवर्नर बोल दो। यह सूबे का प्रमुख अधिकारी होता था। इसे सूबे के संपूर्ण सैनिक तथा असैनिक अधिकार प्राप्त है, यानी सैनिक मामलों में भी बोल सकता था और असैनिक मामलों में भी बोल सकता था। मुगल काल में सूबेदारों को किसी भी राज्य से संधियां तथा सरदारों को मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं था। ऐसा नहीं था कि सूबेदार किसी भी राज्य से संधि या कर दें या किसी सरदार को मनसाब बना दें, ऐसा नहीं था। केवल इसका एक अपवाद हमें गुजरात में मिलता है। गुजरात के सूबेदार टोडरमल को, जो कि अकबर का सबसे फेमस नवरत्न था, उसको राजपूतों से संधियां एवं मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ टोडरमल को। तो पॉइंट ये याद रखना है कि जो टोडरमल था, जो वित्त मंत्री था, वो गुजरात का सूबेदार भी था, और उसको राजपूत से संधियां और मनसब प्रदान करने का अधिकार भी दिया गया था। अगर हम प्रांतीय दीवान की, इसके बाद दूसरा पद था प्रांतीय दीवान। प्रांतीय दीवान क्यों? एक केंद्र में दीवान होता था, एक प्रांत में दीवान होता था। इस पद का सृजन अकबर ने सूबेदारों की शक्तियों को नियंत्रण करने के लिए किया था। जैसे वहाँ पर केंद्र में दीवान पद का जो सृजन किया था ताकि वजीर की शक्तियों पर नियंत्रण कर सके, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे प्रांतीय दीवान का सृजन किया था ताकि वो सूबेदारों पर नियंत्रण कर रखे। वही सेम काम इसकी भी थे। यह सूबे का वित्त अधिकारी एवं राजस्व प्रमुख था, जबकि सूबेदार कार्यकारिणी का प्रमुख था। फाइनेंस का सारा काम यही देखा था। दीवान का कार्य था भू राजस्व एवं अन्य करों की वसूली करना, आय व्यय का हिसाब रखना, सूबे की आर्थिक स्थिति की सूचना केंद्रीय सरकार को देना। सूबेदार व दीवान एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे, क्योंकि कुछ अधिकार सूबेदार के दीवान पे थे, कुछ दीवान के अधिकार सूबेदार पे, तो एक दूसरे पे कंट्रोल रखते थे। एक अगला पद था बख्शी, प्रांतीय सरकार में।
बख्शी की नियुक्ति केंद्रीय मीर बख्शी के अनुरोध पर शाही दरबार द्वारा की जाती थी। बख्शी का मुख्य कार्य था सूबे की सेना को देखना पाल करना। जैसे केंद्र में मीर बख्शी हुआ करता था, पूरी सेना को देखता था, उसी प्रकार से प्रांत में बख्शी हुआ करता था, वो भी सूबे की सेना को देखभाल करता था। समझिए मीर बख्शी और बख्शी में क्या अंतर है। प्रांतीय बख्शी सेना को वेतन वितरण का कार्य भी करता था, जबकि मीर बख्शी सेना का वेतनाधिकारी नहीं होता था। केंद्र में वेतन वितरण का कार्य दीवाने तन किया करते थे। याद रखिएगा, ये जो प्रांतीय बख्शी होता थी वो सेना का वेतन भी बांटता था, लेकिन केंद्र में जो मीर बख्शी हुआ करता था वो ऐसा नहीं करता था, वो वेतन का अधिकारी नहीं था। वहाँ केंद्र में उसका काम दीवाने तन किया करते थे। अगला है प्रांतीय सद्र या मीर अदल। सद्र की दृष्टि से यह प्रजा का नैतिक चरित्र एवं इस्लाम धर्म के कानूनों का पालन की व्यवस्था करता था, एवं काजी की दृष्टि से ये न्याय भी करता था। अगला प्रांतीय सरकार में जो अधिकारी थे उसका नाम था वाकिया ए नवीस। वाकिया ए नवीस का काम था वो सूबे का गुप्तचर विभाग का प्रधान हुआ करता था। सारी गोपनीय सूचनाओं को इकट्ठा करना, केंद्र और राज्य को सूचित करना। इसके बाद प्रांतीय सरकार का एक और अधिकारी होता था जिसका नाम था कोतवाल। ये सूबे की राजधानी एवं बड़े बड़े नगरों में कानून व्यवस्था की देखभाल करने का काम कोतवाल को ही था। तो पहले तो हमने मुगल काल में केंद्रीय व्यवस्था पर बात की कि केंद्रीय व्यवस्था कैसी थी। फिर हमने प्रांत की व्यवस्था पर बात की कि प्रांत में क्या क्या व्यवस्था थी, क्या क्या अधिकारी हुआ करते थे, सबका क्या क्या काम करते। अब हम सरकार, जिसे जिले कहते थे, मुगल काल में सरकार, जिले को सरकार कहते। अब हम जिले की बात करेंगे, जिले को जिसको मुगल काल में सरकार कहा जाता था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। उसके प्रशासन के बारे में बात करेंगे। जिला जो है ना, उसे मुगल काल में सरकार कहते थे, उसका क्या प्रशासन था। मुगल काल में सरकार यानी जिले में जो प्रमुख अधिकारी थे उनमें था फौजदार, आमिल, कोतवाल एवं काजी। ये मेन प्रमुख अधिकारी हुआ करते। फौजदार मतलब समझ लो डीएम, जो आजकल डीएम है, ठीक है ना। फौजदार जो होता था वो जिले में, वो वर्तमान में डीएम है। ये जिले का मुख्य प्रशासक होता था। इसका कार्य था जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, चोर लुटेरों से जनता की रक्षा करना। डीएम और एसपी दोनों काम कर रहा है। शेर शाह के समय यह मुंसिब-ए मुंसाफान कहा जाता था। शेर शाह के समय इसका नाम बदल के क्या हुआ था, मुंसिब-ए मुसाफिन। कालांतर में बाद में फौजदार को न्यायिक अधिकार भी दिए गए। न्यायिक अधिकार मतलब वो फाइनेंस भी वर्क देख सकता था। बाद में यह पद वंशानुगत हो गया था, यानी ये जो फौजदार बन गया फिर उसका बेटा फौजदार, वंशानुगत हो गया था ये पद। जिले में जो अगला दूसरा अधिकारी हुआ करता था उसको बोलते थे आमिल या अमिल गुजार। मुगल काल में जिले के प्रशासन में जो दूसरा अधिकारी हुआ करता था उसको बोलते थे आमिल या अमल गुजार। यह जिले का वित्त अधिकारी होता था, यानी सबसे बड़ा ये फाइनेंस ऑफिसर हुआ करता था। इसका काम क्या था, इसका काम था लघुआन को वसूल करना, कृषि एवं किसानों की देखभाल करना, इसका मुख्य कार्य हुआ करता था। अगला मुगल काल में जिला प्रशासन में अधिकारी हुआ करता था उसको बोलते थे बितकच्ची। बितकच्ची का मतलब है क्लर्क। बितकच्ची का मतलब होता है लिपिक, यानी क्लर्क होता था, जो भूमि एवं राजस्व संबंधी कागजों को तैयार करता था। इसके बाद नेक्स्ट जो था वो कोतवाल, जो इसका काम था नगर में शांति में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखना, और ये स्वच्छता एवं सफाई कार्य एवं न्यायिक कार्य भी किया करते थे। अगला जो जिला प्रशासन में मुगल काल में पद था जिसका नाम था खजानदार। खजानदार जिसे जिले का खजांची होता था, यह
अमल गुजार की अधीनता में काम करता था, क्योंकि देखो अमल गुजार जो है ना, वो सबसे बड़ा फाइनेंस अधिकारी हुआ करता था, वित्त अधिकारी था। तो उसके नीचे ये काम करते थे खजानदार, जिसे खजांची बोलते थे, क्योंकि वो फाइनेंस का काम करता था, ये भी फाइनेंस का काम करते थे। उन्हीं के अधीनता में इनको रिपोर्ट किया करते थे अमल गुजार को। अगला है काजी ए सरकार। काजी ए सरकार जो था, इसका काम था न्यायिक कार्य करना, जस्टिस का काम था। औरंगजेब काल में जजिया एवं जकात करों की वसूली का काम भी काजी ए सरकार को दिया गया था। तो अब हम देखते हैं परगना यानी महल का क्या व्यवस्था थी, यानी तहसील स्तर पर। जैसे वर्तमान में तहसील हुआ करती हैं, ठीक उसी प्रकार से परगना और तहसील का प्रशासन हुआ करता था। प्रत्येक सरकार या जिला एक परगनों में बटा होता था, जिसकी तुलना वर्तमान के तहसील या ब्लॉक से कर सकते हो। वही काम है, जैसे जिला आजकल किस में बटा है, तहसील में बटा है, तहसील फिर किस में बटी है, ब्लॉक में बटी है। ठीक वही काम इसमें भी है। जैसे तहसील का प्रमुख तहसीलदार हुआ करता था, तो उसी को मुगल काल में सिकदार बोलते थे। ये परगने का प्रमुख अधिकारी होता था या एक सैनिक अधिकारी होता था। इसका मुख्य कार्य था परगने में शांति स्थापित रखना। दूसरा था आमिल, ये भी परगने का वित्त अधिकारी होता था, ये परगने का फाइनेंस अधिकारी होता था। काम था किसानों से लगान वसूल करना। अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष प्रत्येक परगने में माल गुजारी आय एकत्रित करने के लिए आमिल नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करना प्रारंभ किया था। साधारण भाषा या जनसाधारण में इसको करोड़ी भी कहा जाता था, क्योंकि एक परगने से 1 करोड़ दाम लगभग 25,000 रुपये के वसूलने का इनको लक्ष्य दिया जाता था आमिल को, कि आप 1 करोड़ रुपए दाम वसूलिएगा। इसके बाद था कानून को। परगने के पटवारियों का ये प्रधान था, यानी जो लेखपाल होते थे ना पटवारियों, उनका ये प्रधान था। लेखपालों का ये प्रधान हुआ करता था कानून को। यह लगान, भूमि और कृषि संबंधी सभी कागजों को तैयार करता था। इसके बाद कारकून हुआ करता था। कारकून परगने का बाबू यानी क्लर्क होते थे, जो लिखा पढ़ी का काम किया करते थे। अब हम बात करेंगे कि मुगल काल में ग्राम प्रशासन कैसा था। मुगल काल में ग्राम प्रशासन हमने आपको बताया, केंद्रीय प्रशासन बताया, फिर प्रांतीय बताया, फिर सरकार यानी जिला वाला बताया, जिसको जिला बोलते हैं, फिर परगना बताया। अब जो सबसे छोटी इकाई जो है ना ग्राम प्रशासन, उसके कौन से अधिकारी थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुगल शासक गांव को स्वायत्त संस्था मानते थे। मुगल काल के जो शासक थे वो गांव को स्वायत्त संस्था मानते थे, जिसके प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगल के अधिकारियों को नहीं दिया जाता था। मुगल वाले ये मानते थे जो गांव है वो एक स्वायत्त शासन, वो खुद का उनका शासन है, इसमें किसी अधिकारी को सौंपा नहीं जाता था। खुद की ग्राम पंचायतें ही अपने गांव की सुरक्षा, सफाई एवं शिक्षा की देखभाल किया करती थीं। जो गांव में जो पंचायतें होती थी वही गांव की सुरक्षा, सफाई एवं शिक्षा की देखभाल किया करती थीं। जैसे वर्तमान में इसमें अगला अधिकारी तो होता था जैसे मुकदम या चौधरी। मान लो कि जो गांव का प्रधान होता था, जैसे इस समय गांव का प्रधान है। दूसरा होता था मुसदी। मुसदी नामक अधिकारी मुगल काल में बंदरगाहों की प्रशासन की देखभाल करता था। जो बंदरगाह, जो पोर्ट्स हुआ करते थे, पोर्ट्स वगैरह, उनकी देखभाल का काम मुसदी किया करते थे। ये पोर्ट्स का
पोर्ट्स देखा करते थे, बंदरगाह। अगला जो अधिकारी था जिसका नाम था बयूतात, ये मुगल काल में कारखानों को बयूतात बोलते थे। जो कारखानों यानी जो फैक्ट्री हैं, जो फैक्ट्री वगैरह हैं, उनको मुगल काल में क्या नाम था? बयूतात, याद रखिएगा। खिअलत या खिल्लत, यह एक सम्मान पोशाक थी जिसे बादशाह विशेष अवसरों पर पहनता था। अकबर ने अपने दूत भगवान दास के साथ महाराणा प्रताप के लिए खिलत पोशाक भेजी थी, जिसे महाराणा प्रताप ने अकबर के सम्मान में पहना भी था। अब मुगल कालीन सिक्कों की बात करते हैं कि मुगल कालीन के क्वाइंस कैसे हुआ करते थे। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलवाया था। शेर शाह ने शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया एवं तांबे का सिक्का पैसा चलवाया। लेकिन अकबर ने सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसब चलवाया तथा एक अन्य सोने का सिक्का इलाही चलाया, जो कि गोलाकार हुआ करता था। अकबर ने चांदी का एक वर्गाकार सिक्का जलाही भी चलाया। कौन सा चलाया? जलाही भी चलाया। एवं तांबे के सिक्के का उसने दाम भी चलवाया था अकबर ने। ये अकबर के द्वारा चलवाया गया कि अकबर ने सोने का सबसे बड़ा एक सिक्का संसब चलवाया, फिर एक अन्य सोने का सिक्का इलाही चलाया जो कि गोल था। अकबर ने चांदी का सिक्का जलाही चलाया तो तांबे का दाम चलाया। यानी कि चांदी वाले को बोलते थे जलाही, तांबे वाले सिक्के को बोलते थे दाम, और सोने के सबसे बड़े सिक्के को बोलते थे संसब, और सोने के छोटे सिक्कों को बोलते थे इलाही। अकबर ने अपने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति का अंकन भी करवाया था। तांबे का जो सिक्का था वो सबसे छोटा सिक्का हुआ करता था, जिसे जीतल बोलते थे। जीतल, क्या बोलते थे उसको? जीतल। मुगल काल में जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलवाया था और शाहजहां ने आना नामक सिक्का चलवाया था। मुगल काल में सर्वाधिक रुपयों की ढलाई औरंगजेब के काल में हुई। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा ए दारुल जर्ब कहा जाता था। याद रखिएगा इस पॉइंट को कि मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा ए दारुल जर्ब कहा जाता था। सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाने की शुरुआत औरंगजेब ने की थी सबसे पहले। अब मनसबेदारी के बारे में पढ़ते हैं। मनसबेदारी व्यवस्था मंगोल के दशमलव पद्धति पर आधारित हुआ करती थी। मनसबेदारी व्यवस्था सरकारी सोपान व्यवस्था से संबंधित थी। सभी मुगल अधिकारी, चाहे वो सैन्य सेवा से संबंध हो या असैन्य सेवा, एक ही सोपान क्रम में संयोजित किए गए थे। चाहे आप आर्मी हो या सिविल हो, सभी की जो सोपान क्रम था वो एक ही क्रम में था। मनसब से ही उनका ओहद एवं वेतन निर्धारित हुआ करता था, रैंक बाई। मनसबेदारी व्यवस्था अकबर ने लागू की थी। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबेदारी व्यवस्था में जात एवं सावर नामक द्वैध मनसब प्रथा को भी प्रारंभ किया था। मनसबेदारों को वेतन जागीर के रूप में या नगद दिया जाता था, परंतु केवल राजस्व प्राप्ति का अधिकार था। प्रशासनिक अधिकार इनको नहीं हुआ करता था। मृत्यु या पदच्युत के बाद इनको जागीर वापस करनी पड़ती थी। मनसबेदारी में फिर क्या क्या परिवर्तन लाया गया? शुरुआत तो इसको अकबर ने की। मनसबेदारी की जो शुरुआत थी वो अकबर के द्वारा की गई थी। फिर बाद में जहांगीर ने मनसबेदारी व्यवस्था में दुअस्पा और सियस्पा दर्जे को लागू किया। दुअस्पा और सियस्पा दर्जे को लागू किया। शाहजहां ने मनसबेदारी में मासिक व्यवस्था प्रारंभ की। इसके अंतर्गत मनसबेदारों को वेतन जागीर से होने वाली निर्धारित आय के स्थान पर जागीर पर होने वाली वास्तविक आय के अनुसार 12 के मापदंड निर्धारित किए थे शाहजहां ने। औरंगजेब के काल में
मशरूत व्यवस्था, सवार संख्या में अतिरिक्त वृद्धि करना शुरू की गई। ऐसे मनसेवेदार को किसी महत्वपूर्ण पद या अभियान हेतु नियुक्त करते समय होता था। मनसेवेदारी व्यवस्था में मराठों की नियुक्ति शाहजहां ने अहमदनगर अभियान से प्रारंभ की थी। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बता दूं कि सबसे अधिक मराठा मनसेवेदार या हिंदू मनसेवेदार किसकी में थे? औरंगजेब के टाइम में, जबकि ये हिंदुओं का ही विरोधी था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। कुछ मुगल कालीन वर्ड है उनको समझते हैं, जैसे निम्न अस्पा। दो सैनिकों के बीच का एक घोड़ा होता था, उसको निम्न अस्पा बोलते थे, ठीक है ना। अगला है यक अस्पा। वे सैनिक जिनके पास केवल एक ही घोड़ा होते थे उनको यक अस्पा बोलते थे। दू अस्पा, वह घुड़सवार जिनके पास दो घोड़े होते थे उनको दू अस्पा बोलते। सिंह अस्पा, वह घुड़सवार जिसके पास 3 घोड़े होते थे उनको सिंह अस्पा बोलते थे। अब पढ़ते हैं मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था। मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में हम समझते हैं। मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था की प्रणाली के स्रोत को 2 भागों में हमने बांटा है। एक तो केंद्रीय आय का स्रोत, दूसरा स्थानीय स्रोत। भूमि कर के बंटवारे को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए मुगल ने भूमियों को 3 भागों में बांट रखा था। 3 भागों में बांट रखा था इन्हें। पहली भूमि जिसको खालसा भूमि बोलते थे, दूसरी जागीर भूमि, तीसरी सरयुगल या मददे मास बोलते थे। 3 हिस्सों में बांटी थी, खालसा भूमि, जागीर भूमि और सरयुगल और मदद मास। खालसा भूमि क्या थी? खालसा भूमि शाही भूमि होती थी और इस भूमि से प्राप्त आय सीधे शाही खजाने में जमा होती थी। जो भूमि शाही, खालसा भूमि का मतलब ऐसे समझते थे जैसे इस समय वर्तमान में सरकारी जो ज़मीन है उस पर जो भी आय होती है वो कहाँ पर जाती है? सरकार के पास जाती है। केंद्रीय सरकार की होती है, केंद्रीय सरकार के पास जाती थी। उसी तरीके से खालसा भूमि भी थी। अगला पॉइंट समझते हैं जागीर भूमि। जो जागीर जो भूमि हुआ करती थी, जागीर भूमि राज्य के प्रमुख सरदारों या व्यक्तियों को उनके वेतन के एवज में दी जाती थी, जिस पर उन्हें कर वसूल करने का अधिकार होता था, किंतु प्रशासनिक अधिकार नहीं होता था। मतलब कि वो क्या करते थे, जो मुगल काल में जो सरदार हुआ करते थे, जो प्रमुख सरदार व्यक्ति होते थे, उनको नगद वेतन तो हर महीने दिया जाता था, तो उनको कुछ जागीर की भूमि दे दी जाती थी कि आप इस भूमि हमने आपको दे दी, आप इस ज़मीन पर टैक्स वसूल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टैक्स। प्रशासनिक अधिकार नहीं था कि आप चाहें कि अपनी राजागिरी चला लें, नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ हमने आपको ज़मीन दी ताकि आप उससे टैक्स ले सकें, और वो टैक्स आपके वेतन के रूप में, क्योंकि हम आपको नगद वेतन नहीं दे रहे। दूसरी प्रकार की जो भूमि हुआ करती थी उसको बोलते थे सरयुगल या मदद ए मास। सरयुगल या जिसको मदद ए मास बोलते हैं, भूमि को अनुदान के रूप में विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। जो बहुत बड़े विद्वान या धार्मिक व्यक्ति होते थे उनको ये दी जाती थी, जिस पर अनुदान ग्राही का वंशानुगत अधिकार होता था। मतलब उनको मिली, उनके पिता को मिली तो उनके बच्चों को मिली, फिर उनके बच्चों को मिली। हालांकि यह भूमि अधिकतर अनुत्पादक होती थी, मतलब ज़्यादा अच्छी उत्पादन करने वाली ये भूमियाँ नहीं होती थी। प्रारंभ में अकबर ने शेर शाह द्वारा अपनाई गई जाब्ती प्रणाली को अपनाया, जिसमें राई के आधार पर भूमि उत्पादन 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। यानी पहले तो अकबर ने वही सिस्टम अपनाया जो शेर शाह ने अपनाया था, जाब्ती प्रणाली, जिसमें क्या करता था, राई के आधार पर भूमि उत्पादन जो हो रहा उसका 1/3 हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। किंतु बाद में जाब्ती या जाब्ती हरसाला जो प्रणाली के अंतर्गत महंगी एवं दोषपूर्ण होने के कारण 1568 में सियाबुद्दीन अहमद
की सिफारिश पर इसे समाप्त करके नस्ल अथवा कनकूत व्यवस्था को शुरू किया गया था। मुगलों के समय में प्रचलित विभिन्न भू राजस्व प्रणालियाँ क्या क्या थीं, उनके बारे में समझते हैं कि मुगलों के टाइम में कौन कौन सी भू राजस्व प्रणालियाँ चलती थीं, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले है जाब्ती ए दहसाला प्रणाली। जाब्ती ए दहसाला प्रणाली क्या हुआ करती थी? जाब्ती प्रणाली भूमि की पैमाइश एवं गल्ले की किस्म पर आधारित के रूप में टैक्स लिया करती थी। ये प्रणाली कहाँ कहाँ लागू थी? बिहार में, इलाहाबाद में, मालवा में, अवध में, आगरा, दिल्ली, लाहौर और मुल्तान में ये व्यवस्था लागू की गई थी। गुजरात जीतने के बाद अकबर ने व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिसके कारण 1573 ईस्वी में बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत में करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिनकी संख्या 182 थी। अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, करोड़ी वह व्यक्ति हुआ करता था अमील, जिसको लक्ष्य दिया जाता कि भाई आपको 1 करोड़ दाम टैक्स के रूप में साल भर में वसूलना है, ये लक्ष्य दिया जाता था। करोड़ी का काम क्या होता था? इसका मुख्य काम था 1 करोड़ दाम, लगभग 25,000 रुपये, क्योंकि 1 रुपये में 40 दाम होते हैं, राजस्व के रूप में एकत्र करना था। अगला पढ़ते हैं आइन ए दहसाला। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष यानी 1580 में आइन दहसाला, जिसको टोडरमल बंदोबस्त नामक एक नई टैक्स प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन लगान व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष यानी 1580 में आइन दहसाला, जिसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं क्योंकि इसको टोडरमल ने बनाया था, एक नई टैक्स प्रणाली को लागू किया, जिससे क्या हुआ कि मुगल कालीन जो लगान व्यवस्था को स्थायी रूप मिल गया। क्या होती थी इस प्रणाली में? इस प्रणाली के वास्तविक प्रणेता टोडरमल थे। ख्वाजा शाह मंसूर ने भी इनकी सहायता की थी इस प्रणाली को बनाने में, इसी कारण इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्या थी इस प्रणाली में? इस प्रणाली के अंतर्गत कर की अदायगी नकद के रूप में करनी पड़ती थी। दहसाला प्रणाली यद्यपि कर का निर्धारण पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और प्रचलित मूल्यों के आधार पर किया जाता था कि पिछले 10 वर्षों में क्या उत्पादन हो रहा है और उसके क्या मूल्य, उस पर ये उसके आधार पर ये टैक्स लिया जाता था, लेकिन इसका 1/10वां भाग हर साल वसूला जाता था। इसे माले हर साला कहा जाता था। दहसाला प्रणाली जो थी वो हर संपूर्ण राज्य में लागू नहीं की जाती थी, पूरे राज्य में ये लागू नहीं की जा सकती थी, बल्कि केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित थी जिन क्षेत्रों में ये जाब्ता प्रणाली प्रचलित थी। आइने दहसाला प्रणाली एक प्रकार की एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें सीधे कृषक ही प्रतिवर्ष लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे, इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता था। आइने दहसाला प्रणाली को दक्षिण भारत में शाहजहां के शासनकाल में मुर्शीद कुली खान ने लागू किया था। इस बंदोबस्त के तहत खालिसा और जागीर दोनों प्रकार की भूमि को लिया गया था, मतलब खालसा भूमि और जागीर दोनों प्रकार की भूमि पर भी ये टैक्स लागू था। कालांतर में यानी कि बाद में इस प्रणाली में और सुधार किया गया, जिसके अंतर्गत हर सूबे में ऐसे परगने जिनकी उर्वरता एक समान थी मालगुजारी की दर निश्चित कर दी गई थी। ऐसे परगने जहां पर जिनकी मिट्टी अच्छी हुआ करती थी उन पर मालगुजारी की दर निश्चित कर दी गई थी। दहसाला के क्या क्या लाभ मिले टोडरमल व्यवस्था के? पहला लाभ तो ये मिला कि भूमि माप की जांच संभव हो गई, पता चल गया कि भाई कौन सी भूमि उर्वरता ज़्यादा है कौन में कम है। दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि अधिकारियों की अब मनमानी खत्म हो गई थी।
तीसरा लाभ ये हुआ कि राजस्व की मांग में अब उतार और चढ़ाव की कमी भी बंद होगी, कि कभी बढ़ रहा टैक्स कभी कम हो रहा, ये खत्म हुआ। 1/10 हिस्सा हर साल इसका वसूला जाता था 10 साल के आधार पर, तो वही एक प्रकार से फिक्स हो गया था। इसकी क्या लिमिटेशन थी देहसाला पद्धति या टोडरमल बंदोबस्त की? इसको टोडरमल बंदोबस्त भी बोलते, तो ऐसे भी आ सकता है। टोडरमल बंदोबस्त की क्या सीमाएं थी? उत्पादकता की अनिश्चितता का दंड केवल किसानों को ही भुगतना पड़ता था, क्योंकि कोई चीज़ फिक्स तो हुआ नहीं करती थी कि हर साल इतनी ही उत्पादन हो, कभी कम भी तो हो सकती थी फसल, कभी ज़्यादा भी हो सकती, तो अनिश्चितता थी एक प्रकार की। अब लेकिन उन्होंने तो फिक्स कर रहा था कि हमें भैया 1/10 हिस्सा चाहिए। अब फसल ही इतनी अच्छा नहीं हुई और 1/10 हिस्सा वहाँ चला गया, तो भाई क्या हुआ? क्योंकि ये अनिश्चित था। दूसरा क्या था, ये एक महंगी प्रणाली थी। इसमें माप करने वाले के लिए प्रति बीघा एक दाम की दर से जरिमानी दिया जाता था, यानी जो माप करता था उसको 1 बीघा के दाम की दर से जरिमानी भी देना पड़ता था। भू राजस्व निर्धारित करने की प्रणालियाँ। भू राजस्व निर्धारित करने की प्रणाली अकबर के टाइम में क्या क्या थी वो समझते हैं। पहली थी गल्ला बख्शी प्रणाली। मुगल काल में कर निर्धारण की अन्य प्रणालियों में सबसे पुरानी और सामान्य प्रचलित प्रणाली बटाई अथवा गल्ला बख्शी थी, जिसे भवोली भी कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत फसल का किसान और राज्य के बीच एक निश्चित अनुपात में बंटवारा किया जाता है। इसमें उपज का 1/3 भाग पर राज्य का अधिकार होता था। इस प्रणाली में राजस्व का निर्धारण 3 तरह से होता था। पहला, खेत बटाई। इसमें फसल तैयार होते हुए खेत को बांट लिया जाता था। दूसरा हुआ करती थी लंक बटाई। फसल काटने के बाद गट्ठर बांधकर उसके बांट दिए जाते थे। तीसरी प्रकार की बटाई थी जिसको बोलते थे राशि बटाई। अनाज तैयार होने के बाद बांट दिया जाता, यानी 3 प्रकार की बटाई होती। पहले तो खेत फसल तैयार होती ही भैया खेत बांट दिया कि इतना खेत तुम्हारा इतना हमारा। दूसरा लंक बटाई, जिसमें गट्ठा बनने के बाद बांट दिया जाता था। तीसरा अनाज पैदा हो गया उसके बाद बांट दिया जाता था। और ये जो बटाई प्रणाली है ये सिंध, काबुल तथा कुछ भाग कंधार और कश्मीर में प्रचलित थी। अगली जो थी जिसका नाम था नस्क प्रणाली या कनकूत प्रणाली। आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि नस्क अथवा कनकूत कर निर्धारण की कोई विशिष्ट प्रणाली नहीं थी, बल्कि कृषि कर का लेखा जोखा करने वाली ही प्रणाली हुआ करती थी। कनकूत प्रणाली बटाई का एक संशोधित रूप था। इसे दानाबंदी भी कहा जाता था। नस्ल या कनकूत व्यवस्था में पिछले वर्षों की पैदावार और भुगतान का एक अंदाज लगाकर, एक कच्चा अनुमान लगाकर जमींदार और भूस्वामी से लगान की व्यवस्था की जाती थी। यह एक तरीके से ठेकेदारी की व्यवस्था थी कि भाई जैसे ये कोई खेत हुआ, इस खेत में भाई हमने अंदाज लगाया कि पिछले 10 वर्षों में कितना पैदावार हो रही, उसी प्रकार से इस पर भाई इसको ठेका दे दिया कि भाई आपसे हमें इतना टैक्स लेना है। ये जो प्रणाली थी जिसको हम नस्क, कनकूत या ठेकेदार वाली प्रणाली बोलते थे, ये बंगाल में, गुजरात में और गुजरात के कठियावाड़ में प्रचलित हुआ करती थी। नोट करने वाली बात यह है कि मुगल काल में राजस्व की इजरा प्रथा को नहीं अपनाया। मुगल काल में राजस्व की जो इजरा प्रथा तो उसको नहीं अपनाया गया, परंतु अपवाद स्वरूप कहीं कहीं पर ये प्रचलित थी। अगला देखते हैं भू राजस्व हेतु भूमि का वर्गीकरण। भू राजस्व निर्धारण करने के लिए अकबर ने भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया था, जो कि इस प्रकार हैं। कैसे करते थे? पहला होता था पोलज, जिस पर हर वर्ष खेती होती थी उसको पोलज कहते थे, या वह खेत जिसकी भूमि सबसे अच्छी होती थी उसको हम पोलज कहते थे। दूसरी टाइप की जो भूमि थी जिसको बोलते थे परती, जब भूमि पर बुवाई ना करके उसे फिर से उर्वरता प्राप्त करने के लिए बिना बोए छोड़ दिया जाता तो उसको परती कहलाती है। जैसे कोई एक खेत है, आप इस खेत पर कई सालों से फसल उत्पादन कर रहे हैं,
अब फसल उत्पादन करने से क्या होगी कि उसकी जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, वो क्या हो गई है, कम हो गई है। उर्वरता फर्टिलिटी कम हो गई है। तो क्या करते हैं कि हम कुछ समय के लिए इस खेत को ऐसे ही बिना बोए ऐसे ही छोड़ देते, खाली छोड़ देते, ताकि उसमें की उर्वरता जो है ना वो बढ़ जाए। उर्वरता यानी कि जो फर्टिलिटी जो है ना वो बढ़ जाए। तीसरी होती थी प्रकार की चाचर, जिसमें 3-4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ दिया जाता था। 3-4 वर्षों तक ऐसी खेत को बिना बोए छोड़ दिया, उस भूमि को चाचर कहलाती थी। और एक प्रकार की भूमि होती थी बंजर। बंजर मतलब जो बंजरी है, जिसमें 4-5 वर्षों या उससे अधिक समय तक ऐसी खाली डली है, उर्वरता ही नहीं है, वो बंजर भूमि हो जाएगी। अगला देखिए मुगल कालीन भूमि पैमाइश की इकाइयाँ। मुगल काल में कैसे भूमि को नापा जाता था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अकबर ने भूमि की पैमाइश के लिए अपने शासनकाल के 31वें वर्ष 31 ईयर्स यानी 1586 में सिकंदरी गज, जो कि 29 इंच या 32 इंच का था, के स्थान पर, पहले सिकंदरी गज चलता था, उसने इलाही गज चला दिया, जो कि 31 उंगल या 31 सही 1/2 इंच का हुआ करता था। जबकि इससे पूर्व भूमि की पैमाइशों को सिकंदरी गज में प्रयोग होता था। मुगल काल से पहले जो भूमि थी वो सिकंदरी गज में नापी जाती थी। मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। लेकिन अकबर ने सिकंदरी गज के स्थान पर किसको लेकर आए, सिकंदरी गज के स्थान पर ये लेकर आए इलाही गज को। बाद में शाहजहां के काल में नाप में फिर से परिवर्तन हुआ और 2 नई नापें प्रारंभ हुई। पहली बीघा ए इलाही और दिरा ए शाहजनवी या बीघा ए दफ्तरी। समकालीन इतिहासकार सादिक के अनुसार मदद ए पास भूमि तो बीघा ए इलाही से नापी जाती थी, परंतु सरकारी अभिलेखों के लिए भूमि दिरा ए शाहजहानी या बीघा ए दफ्तरी से ही नापी जाती थी। सरकारी अभिलेखों में जो इसी भूमि का पैमाना चलता था, दिरा ए शाहजहानी या बीघा ए दफ्तरी, ये 2 ही प्रकार के भूमि पैमाइश प्रचलित थे शाहजहां के टाइम में। औरंगजेब के बाद बीघा ए दफ्तरी का प्रयोग पूरी तरीके से बंद हो गया, किंतु बीघा ए इलाही मुगल काल के अंत तक चलती रही। अगर ये क्वेश्चन आए कि वो कौन सी भूमि पैमाइश थी जो मुगल काल के अंत तक चलती रही, तो वो थी बीघा ए इलाही। दूसरा ये था कि अकबर ने सिकंदरी गज के स्थान पर कौन सी भूमि पैमाइश चलाई, तो इलाही गज को प्रारंभ किया। इसके अलावा अकबर ने तनब यानी तंबू की रस्सी की जगह पे जरीब यानी बांस का डंडा, जिस पर लोहे की कड़ियाँ जुड़ी होती का प्रचलन कराया। जरीब का प्रयोग करने वाला पहला शासक अकबर था। वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज भी यूज होता है जरीब का। जरीब जो कड़ी होती है, जो वर्तमान में भी इसका यूज किया जाता है, जरीब का खेत नापने के लिए। इसको प्रारंभ करने वाला शासक कौन सा था, अकबर था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, जरीब को प्रारंभ करने वाला पहला शासक कौन था, तो वो था अकबर। जजिया कर की बात करें, जजिया कर की अगर हम बारे में बात जानें, तो भारत में इस्लाम के आगमन के बाद से ही यहाँ हिंदुओं से जजिया नामक कर वसूले जाने लगा। मुगल काल में भू राजस्व यानी खिराज के अतिरिक्त भी अनेक धार्मिक एवं स्थानीय कर लिए जाते थे। यानी जमीन पर तो लेते ही लेते थे, साथ में धार्मिक और स्थानीय कर भी देना पड़ता था। जजिया सामान्यतः किनसे, ब्राह्मण, साधु संन्यासों, अनाथों और स्त्रियों से नहीं लिया जाता था, किंतु फिरोज शाह ने तुगलक के समय इन्होंने इन सबसे भी वसूला। उसने मुगल शासकों में बाबर एवं हुमायूं ने भी हिंदुओं से जजिया कर वसूला, किंतु 1664, इस पॉइंट को याद रखिए, 1664 में अकबर ने पहली बार इस धार्मिक कर को समाप्त किया। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि वह मुगल शासक जिसने पहली बार जजिया कर को समाप्त किया, अकबर ने तो कब किया, 1664 ईस्वी में। शाहजहां के समय जजिया को नगर कर कहा जाता था। याद रखिए, शाहजहां के समय, शाहजहां नहीं, शेरशाह के समय, शेरशाह सूरी जिसने 5 साल तक शासन किया, शेरशाह के समय इस जजिया को नगर कर कहा जाता है, शेरशाह सूरी के समय।
किंतु औरंगजेब ने अपनी धार्मिक असहिष्णुता की नीति के चलते अकबर ने जिसे 1664 में बंद कराया और 1679 में औरंगजेब ने इसे फिर से चालू कर दिया। इसके बाद 1773 में फर्रुखर शाह ने इसे पुनः ख़त्म कर दिया। 1713 में फर्रुखर साहब ने इसे पुनः ख़त्म कर दिया, लेकिन बाद में 1717 में इसने फिर से इसको लागू कर दिया था। और सबसे अंत में 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने महाराजा जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को भारत से हमेशा के लिए ही खत्म कर दिया। जजिया का भी निर्धारण 3 श्रेणियों में किया जाता था, जो कि आय के आधार पर किया जाता था। 10,000 दिरहम से अधिक संपत्ति वालों से 48 दिरहम जजिया के रूप में वसूला जाता था। 20,200 दिरहम से लेकर 10,000 दिरहम संपत्ति वाले से 24 दिरहम वसूला जाता तथा 200 दिरहम से कम संपत्ति वाले को 12 दिरहम वसूला जाता था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से औरंगजेब का प्रशासन रहा और मुग़ल काल में क्या क्या उसकी विशेषता थी, क्या उनका प्रशासन था, क्या उनकी केंद्रीय व्यवस्था थी, क्या प्रांतीय व्यवस्था थी, क्या जिला क्या गांव की व्यवस्था थी, क्या टैक्स थे, क्या सिक्के थे, इन सभी के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको सब्सक्राइब और शेयर अवश्य